आखिर क्या कारण है? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नई कांग्रेस के जीतने के क्या कारण हैं? ऐसी क्या बात थी जिसके कारण जनता ने इंदिरा कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिया? ऐसी क्या बात थी जिससे परंपरावादी कांग्रेस, जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय से आए हुए जुड़े हुए नेताओं का दल था, उसे जनता ने नकार दिया? तो थोड़ा सा अब हम कारणों पर जाते हैं, यानी 5वें लोकसभा चुनाव में इंदिरा कांग्रेस की जीत के कारणों पर। तो पहला कारण तो बड़ा स्पष्ट है, इंदिरा गांधी का चमत्कारी नेतृत्व। इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। एक तो महिला थी, लेकिन एक दबंग महिला के रूप में उन्होंने कुछ जो निर्णय लिए वे जनता को बहुत अपील कर गए। भूमि सुधार संबंधी उनके कार्यक्रम, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि आदि। लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ा कारण संभवतः हम इसे ही मान सकते हैं, कांग्रेस आई के जीतने का या इंदिरा कांग्रेस के जीतने का चमत्कारी नेतृत्व। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का कुशल नेतृत्व किया, कांग्रेस ओ को जिस तरह एक के बाद एक पटखनी देते चली गई, जिस तरह उनको दरकिनार करने में सफलता प्राप्त थी, जिस तरीके से कुशलता से उन्होंने कांग्रेस को जिंदा ही नहीं रखा बल्कि उसको सतत रूप से उसको विकसित करते रही, पुनर्जीवित करते रही, ये लोगों को घर कर गया। साथ ही इंदिरा गांधी की स्वयं की कुछ नीतियां, उनके कुछ कार्यक्रम, उनके द्वारा देश के विकास के लिए कुछ किए गए कार्य, इन्होंने जनता के मन में इंदिरा गांधी के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धा बैठा ली। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, महाराजाओं का प्रिवी पर्स बंद करना, क्योंकि महाराजाओं का प्रिवी पर्स इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि करोड़ों रुपए इन राजाओं को मात्र इसलिए दिए जाते थे क्योंकि ये किसी ज़माने में रियासत के मुखिया हुआ करते थे और भारत में शामिल होने के लिए स्वीकार कर लिया। उसकी एवज में इन्हें जो सरकार पेंशन देती थी वही प्रिवी पर्स कहलाता है, प्रिविलेज्ड पर्स। अब इसे बंद करने से करोड़ों रुपए जो सरकारी खजाने से, जनता के टैक्स से इन राजाओं महाराजाओं को उनके ऐशो आराम के लिए दिया जाता था, वो बंद हुआ तो जनता इस पे बहुत खुश हुई। ये कुछ समाजवादी कार्यक्रम थे। जैसा मैंने बताया कि इंदिरा कांग्रेस और इंदिरा गांधी द्वारा एक ऐसा प्रयास किया गया, सार्थक प्रयास, जिससे कि कांग्रेस की छवि समाजवादी दिखाई दे। जनता के लिए कार्यक्रम जो करती है, कार्यान्वित करती है, ऐसा दल, और इस इमेज को, इस छवि को बनाने में, इस छवि को विकसित करने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम कह सकते हैं कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी का व्यक्तिगत स्तर पर मतदाताओं के साथ उन्होंने जो संपर्क साधा, मतदाताओं को अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से जिस प्रकार उन्होंने अवगत कराया अपने चुनावी रैलियों में, वह भी बहुत काबिले तारीफ था। तो इंदिरा गांधी के चमत्कारित नेतृत्व के तहत उनकी स्वयं का व्यक्तित्व, दूसरा कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने के उनके प्रयास उनके कुशल नेतृत्व की ओर इशारा करते हैं, तीसरा विकास की बनाई गई नीतियां जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, महाराजाओं का प्रिवी पर्स और कुछ अन्य भूमि सुधार के कार्यक्रम आदि शामिल हैं, चौथा ऐसा करते हुए समाजवादी छवि को विकसित करने का जो प्रयास उन्होंने किया, सफलता, और पांचवा जनता से जुड़ना, कनेक्ट।
जनता से वो अपने को जोड़ने में सफल हुई। तो उनका चमत्कारी नेतृत्व सबसे पहला कारण है कांग्रेस के पुनर्जीवित होने का, अर्थात कांग्रेस को इस चुनाव में जीतने का। दूसरा कारण समाजवादी नीतियां कांग्रेस की जीत का एक सब बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि ये कारण भी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपको मैंने पूर्व में बताया कि देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी हो चली थी और कमोबेश उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया था। ये राजनीतिक गतिविधियां बल्कि इन आर्थिक सामाजिक स्थिति जो वातावरण था इसको और बिगाड़ रही थी। आंदोलन और हड़तालें, बंद, लॉकआउट, ये सब बढ़ते ही चले जा रहे थे दिनों दिन। वो सब समस्याएं गहराते ही चली जा रही थी। खाद्यान्न की समस्या भी जस की तस थी। तो समाजवादी नीतियों को जो इंदिरा ने अपनाया वह चुनाव में उसकी विजय का बहुत महत्वपूर्ण कारण बनती हैं। उन्होंने प्रत्येक चुनाव रैली में समाजवाद के नाम पर बढ़ चढ़कर बात की। जब किसी ने उनसे जानना चाहा कि वे समाजवाद पे इतना जोर क्यों दे रही हैं, तो उनका जवाब था कि लोग यही सुनना पसंद करते हैं। देखिए, ये उत्तर उनका समझने लायक है। मैं वो बोलूँगी जो जनता को सुनने में पसंद आता हो, मैं वो बोलूँगी जो जनता को कर्णप्रिय हो। और उनको मालूम था, उन्होंने जनता की नस को पकड़ लिया था और वो समझ गई थी कि जनता को ये सब लुभावने कार्यक्रम उनको बड़े प्रिय होंगे और समाजवाद शब्द से उनको बड़ा मोह है। तो इंदिरा गांधी ने इस शब्द का बारंबार प्रयोग किया। अपने सभी भाषणों में, नीतियों में उन्होंने समाजवाद की बात को बारंबार रखा और इसीलिए 1971 के चुनाव को जीतने में सफल होती हैं। तो ये दूसरा कारण। तीसरा कारण था गरीबी हटाओ का नारा। कांग्रेस की 5वीं लोकसभा के चुनाव में जीतने का तीसरा कारण गरीबी हटाओ का नारा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि समाज के सबसे नीचे का तबका यद्यपि सबसे नीचे का है, पर यदि मत की बात करें, वोट की बात करें, तो सबसे बड़ा तबका है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर इस निम्न तबके को, जिसकी संख्या सबसे बड़ी थी, उसको जीतने का एक सफल प्रयास किया। इस नारे के बल पर वे अधिकांश गरीबों को, वोटों को अपनी झोली में डालने में सफल हो गए। हर गरीब यही सोचने लगा कि इन्होंने जो नारा दिया है ये हमारे लिए है और इन्होंने अभी तक जो कहा है वो किया है, तो संभावना है कि गरीबी हटाने का जो ये वादा कर रही हैं उसे भी ये पूरा करेंगी। इस उम्मीद में अधिकतर गरीबों ने, अधिकतर निर्धन लोगों ने, अधिकतर कमज़ोर वर्ग के लोगों ने, कमज़ोर तबके के लोगों ने, जिसमें किसान, मजदूर, खेतीहर ये सब शामिल हैं, इन लोगों ने इंदिरा गांधी को वोट दिया। जहाँ श्रीमती गांधी ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया, जहाँ श्रीमती गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, वहीं दूसरी ओर विरोधाभास देखिए, कांग्रेस ओ का नारा था इंदिरा हटाओ। वास्तव में देखा जाए तो गरीबी हटाओ के नारे के सामने इंदिरा हटाओ का नारा बहुत ही कमज़ोर था और वह भी जनता सवाल करने लगी कि जो व्यक्ति गरीबी हटाने की चेष्टा कर रहा है, गरीबी को हटाने का प्रयास कर रहा है, उसे हटाने का जो दल प्रयास कर रहे हैं उस व्यक्ति को, ये तो बिल्कुल गलत है। और इस प्रकार इंदिरा हटाओ के नारे ने महागठबंधन की स्थिति को और बदतर कर दिया और इंदिरा गांधी ने इस बात को बहुत भुनाया। विरोधियों के द्वारा इंदिरा हटाओ के नारे को इंदिरा गांधी ने बहुत भुनाया और जनता के मन में ये स्पष्ट हो गया कि ये नारा उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। भारी संख्या में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। गरीब हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में
अपनी नीतियों में बड़े विस्तार से वर्णन किया। अर्थात उन्होंने एक पूरा खाका खींचा, जनता के सामने रखा कि किस प्रकार वो गरीबी हटाने के अपने इस वादे को पूरा करेंगी यदि जनता उन्हें इस चुनाव में जिताती है। तो गरीबी हटाओ का नारा एक बहुत सफल नारा साबित हुआ, एक बहुत बड़ा कारण साबित हुआ कांग्रेस द्वारा कांग्रेस की विजय का। चौथा कारण, पार्टी के अंदर इंदिरा गांधी की पकड़। अभी तक 1966 से 1970 के जो 3-4 वर्ष थे उसमें पार्टी का जो परंपरागत नेतृत्व था, जो परंपरावादी लोग थे, जिसे हम सिंडिकेट भी कहते हैं, इन लोगों की पकड़ थी और इंदिरा गांधी की पकड़ उस हद तक कमज़ोर थी। और साथ ही इंदिरा गांधी का अनुभव भी कम था, चाहे वो राजनीतिक अनुभव की बात करें चाहे प्रशासनिक अनुभव पे। लेकिन एक बार जब विभाजन होता है और कांग्रेस ओ अलग हो जाता है तो इंदिरा गांधी कांग्रेस संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती हैं। अपने दल के सभी सदस्यों पर उनका प्रभाव पड़ जाता है। 1971 में उसकी इनकी जीत का ये एक अन्य कारण बनता है। इंदिरा गांधी अपने व्यक्तित्व के कारण, अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण और एक कुशल प्रशासक के बल पर पार्टी के अंदर भी छा जाती हैं अच्छी तरह। और कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता अब उनके आज्ञा की, उनके आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं जुटा पाता, क्योंकि वह देख रहा है कि जनता देश की पूरी उनके साथ है। वह देख रहा है कि इंदिरा गांधी एक सक्षम, साहसी और निर्णय लेने वाली महिला हैं, प्रधानमंत्री हैं। इसलिए वो ऐसी प्रधानमंत्री नहीं हैं जिसे कांग्रेस ओ के नेतृत्व ने कभी समझा था कि वो एक मूक गुड़िया की तरह कार्य करेंगी और उनकी ओर बारंबार मुखातिर होंगी। तो इस प्रकार गांधी की पकड़ पार्टी के अंदर, उनका पार्टी का सफल नेतृत्व, यह भी कांग्रेस की सफलता का एक कारण बनता है, चुनावी सफलता का। पांचवा कारण, इसमें भी इंदिरा गांधी की ही भूमिका अहम है और वह है गांधी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण। वोटों का ध्रुवीकरण गांधी के पक्ष में, इंदिरा गांधी के पक्ष में होना। अर्थात इसके मायने क्या है कि समाज के जो सभी वर्ग थे, उन्होंने, सभी वर्ग के लोगों ने इंदिरा के पक्ष में वोट डाले। ऐसा नहीं है कि किसी खास तबके के लोग, किसी खास धर्म के लोग, किसी खास आर्थिक परिस्थितियों के लोगों ने इंदिरा का पक्ष लिया और किसी अन्य तबके, पक्ष, जाति के लोगों ने इंदिरा का विरोध किया। ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी इस हद तक इसमें सफल हुई कि लगभग एक बहुत बड़ी संख्या में सभी वर्ग के लोग, समाज के सभी तबके के वोट उनको गए, जिसे हम ध्रुवीकरण कहते हैं। यही कारण था कि 1971 के चुनाव में पहले जो 3 चुनाव हुए थे उसका इतिहास इंदिरा गांधी दोहराने में सफल हो गई, अर्थात कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिलाने में सफल हो गई। पहले 3 चुनाव में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री थे, उस दौरान, बल्कि 2 चुनाव में, उस दौरान कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, 52, 57 और उसके बाद 61-62। लेकिन 67 का चुनाव जो था, जो राजनीतिक भूकंप लाता है, उसमें, उसको यदि हम छोड़ दें तो 1971 के चुनाव के जो परिणाम आए वो पहले 3 चुनाव के परिणामों से कोई कम नहीं थे कांग्रेस के पक्ष में। और इस प्रकार एक नया इतिहास बनता है। कांग्रेस प्रणाली के इस अध्याय में बारंबार कुछ ऐसे राजनेताओं का नाम आता है जो कांग्रेस से बहुत गहरे जुड़े हुए थे
और उसमें के कामराज, अतुल्य घोष, एस.के. पाटिल और निजलिंगप्पा, ये लोग सिंडिकेट का अंग थे। थोड़ा सा हम यहाँ पर एस निजलिंगप्पा के बारे में थोड़ा सा जान लें, और क्योंकि इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी कांग्रेस ओ या कांग्रेस संगठन का कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस से विभाजन में। बहुत वरिष्ठ कांग्रेस नेता और संविधान सभा के सदस्य भी थे, उस सभा के सदस्य जिसने देश के संविधान का निर्माण किया। इसके बाद ये कई वर्षों तक लोकसभा के सदस्य रहे, फिर मुख्यमंत्री भी बने, मैसूर प्रांत के मुख्यमंत्री रहे, जिसे आज हम कर्नाटक कहते हैं, और निजलिंगप्पा को आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में जाना जाता है। एस निजलिंगप्पा को आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में, जैसे के कामराज तमिलनाडु के थे, ऐसे ही एस निजलिंगप्पा कर्नाटक के थे। 1968-71 इस काल में वे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। यानी ये वो काल है जब बहुत उठापटक कांग्रेस के अंदर चल रही होती है। उस उठापटक में जहां दो धड़ों में कांग्रेस धीरे धीरे टूटती जाती है, उसमें एक धड़ का नेतृत्व जहां इंदिरा गांधी और उनके युवा तुर्क नेता कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर निजलिंगप्पा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन असफल हुए और अंततः कांग्रेस का विभाजन होता है। कांग्रेस की सफलता का छठवां कारण 5वीं लोकसभा चुनाव में या कांग्रेस की पुनर्स्थापना के श्रेणी में पहली घटना जो होती है वह लोकसभा चुनाव, उसमें उसकी सफलता का कारण। इस पर अगला बिंदु है, अगला अर्थात छठवां, कमजोर विपक्षी दल। एक और जहां इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत हो गया था और कांग्रेस की पकड़ जहां जनता तक पहुंच चुकी थी, वहीं विपक्षी दल कमज़ोर हो चले। उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो सभी को स्वीकार्य हो। गठबंधन के नेता के लिए झगड़े होते थे। सर्वसम्मत रूप से उनके पास कुछ ऐसी योजनाएं नहीं थी जिसे जनता के सामने हम पेश कर सकें। और सबसे बड़ी बात कि जनता इस गठबंधन विपक्षी दल बनाम कांग्रेस में इतना अंतर था कि विपक्षी दल अपने खुद की हरकतों से, गतिविधियों से अपने को बड़ा कमज़ोर कर बैठा था। वैचारिक मतभेद, सीटों के लिए झगड़ा, नेतृत्व का झगड़ा, क्षेत्रीयता की वर्चस्वता का झगड़ा आदि आदि, ये सब ऐसे थे जिसमें जिन कारणों से विपक्षी दल मजबूत नहीं दिखाई दे रहा था। और ये अगला कारण बनता है, उसकी तुलना में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अपना वजूद, अपना वर्चस्व बनाए रखता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि कमज़ोर विपक्षी दल का होना स्वयं में एक कांग्रेस की विजय का कारण बनता है। इन सब बातों से साफ हो जाता है कि चुनाव में इंदिरा गांधी ने मतदाताओं की इच्छाओं को समझ लिया और उसी के अनुसार अपनी नीतियां और अपने कार्यक्रम बनाए, और इसलिए इंदिरा गांधी को सफलता मिलती है। इसीलिए इंदिरा गांधी इतनी सफल होती हैं। और इन सब के साथ मतदाताओं की इच्छाओं को भांपना, उनके अनुसार कार्यक्रम बनाना, उनके अनुसार नीतियां बनाना, और ऊपर से स्वयं का अपना व्यक्तित्व, ये मुख्य मूल रूप से कांग्रेस की विजय का कारण बनते हैं। सातवां और अंतिम जो कारण है, जिसका मैंने
उद्धरण प्रारंभ में बार बार किया है, वह है प्रिवी पर्स की समाप्ति। देशी रियासतों का विलय भारत में होता है, जिनकी संख्या लगभग 600 है। सरदार पटेल के नेतृत्व में ये विलय हुआ और भारत का नक्शा उस रूप में बना जिसे आज हम देखते हैं। इस विलय के दौरान सरकार ने इन रियासतों के राजाओं को, तत्कालीन शासक परिवारों को ये आश्वासन दिया कि जो भी मात्रा में हम आपको कुछ पैसा देंगे, उस वादे को हम निभाएंगे। निश्चित मात्रा में संपदा रखने का आपको अधिकार होगा, ऐसा आश्वासन सरकार ने दिया, जिसकी एवज में ये रियासतें भारत में शामिल होने के लिए राजी हुई। यह आश्वासन सरकार की तरफ से कुछ इस रूप में था कि उन्हें कुछ निजी या उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। निजी संपदा के अलावा उनके कुछ भत्ते भी होंगे। ये दोनों चीज़ें, यानी शासक की निजी संपत्ति और भत्ते, इस बात को आधार मानकर तय किया जाएगा कि किस राज्य का विलय किया जाना है, उसका विस्तार कितना है, उसका आज की तारीख में विलय के समय राजस्व कितना था और उसकी विलय के बाद कितनी राजस्व देने की क्षमता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि अलग अलग राजाओं के साथ अलग अलग भत्ते की रकम और निजी संपदा होने की निजी संपदा को देने की अनुमति, ये सब अलग अलग थी। और इस अलग अलग होने का आधार इसलिए ये था कि वह राजा, उस राजा का क्षेत्रफल कितना है, कितनी उसका विस्तार है, कितना उसका राजस्व है आज की तारीख में, और कितना भविष्य में राजस्व देने की क्षमता रखता है, ये उसका आधार बनेगा। इसी व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहते हैं। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा की कोई खास आलोचना उस समय नहीं हुई, क्योंकि उस समय तो सरदार पटेल के सामने और देश के सामने यही समस्या मुंह बाए खड़ी थी कि कैसे इतनी सारी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए या विवश किया जाए, आदि आदि। तो उस समय प्रिवी पर्स की बात होते समय किसी ने इसकी आलोचना नहीं की। उस समय तो देश की एकता का सवाल था, देश के एकीकरण का मुद्दा सामने था, देश की अखंडता का मुद्दा अपरमोस्ट था, और सभी का लक्ष्य यही था उस समय कि भारत को एक देश बनाने में इन रियासतों को भारत में ये के इन प्रकार शामिल किया जाए। और हमने अन्य अध्यायों में पढ़ा है कि सरदार पटेल के नेतृत्व में कैसे विभिन्न रियासतों को शामिल किया गया शांतिपूर्वक, और जो लोग शांतिपूर्वक तैयार नहीं हुए, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर आदि थे, उनके साथ भारत सरकार ने कैसे दूसरा रवैया अपनाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सब भाग भारत में शामिल हों। तो मुख्य लक्ष्य चूंकि हमारा एकता का था, उस समय प्रिवी पर्स की आलोचना किसी ने नहीं की। और इस प्रिवी पर्स की खासियत ये थी कि ये वंशानुगत थी, अर्थात 1947 में जब एकीकरण हो रहा है, जब विलय हो रहा है, उस समय जो राजा था, उस राजा के जिंदा रहते तक ही ये प्रिवी पर्स नहीं, उस राजा के वंश में जब तक लोग रहेंगे, वंश दर वंश ये पैसा दिया जाएगा। ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में जो समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय का सिद्धांत जो डाला गया है, उसके खिलाफ है। आपको ये समझना होगा, क्योंकि एक तरीके से ये विशेषाधिकार था। विशेषाधिकार अर्थात अन्य लोगों से कुछ अतिरिक्त अधिकार, अन्य लोगों की तुलना में कुछ अतिरिक्त अधिकार, ये विशेषाधिकार था। अर्थात आर्थिक मामलों में अन्य लोगों की तुलना में कुछ खास अधिकार। तो उससे, इन सिद्धांतों से ये प्रिवी पर्स वाली बात मेल नहीं खाती थी। पंडित नेहरू ने कई बार इस बात को लेकर
नाराज़गी बताई थी, असंतोष बताया था, लेकिन कोई चारा उस समय नहीं था, अफसोस जाहिर किया था। लेकिन एक बार वादे हो गए थे तो पंडित नेहरू इन वादों से बंधे हुए थे। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी एक बोल्ड स्टैंड लेती हैं और प्रिवी पर्स को समाप्त करने की जो मांग बढ़ रही थी उसका समर्थन कर देती हैं। उनकी राय थी कि सरकार को प्रिवी पर्स की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त करनी चाहिए। मोरारजी देसाई इस व्यवस्था को समाप्त करने के खिलाफ थे। हाँ, खिलाफत का कारण नैतिक कारण था। मोरारजी देसाई के नज़र में सरकार द्वारा जो वादा किया गया था, नैतिक रूप से उस वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, अन्यथा ये वादा खिलाफी होगी। पर इंदिरा गांधी का विचार कुछ और था और इसीलिए मोरारजी देसाई जब वित्त मंत्री रहते हैं तो प्रिवी पर्स के मामले में मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इनके बीच में तकरार होती है। मोरारजी देसाई का कहना था कि ये एक तरीके से रियासतों के साथ विश्वासघात होगा और आने वाले वर्षों में किसी भी अन्य योजना के कार्यान्वयन में कहीं यह विश्वासघात आड़े ना आए, अर्थात हम पर बारंबार ये आरोप न लगे कि हम अपनी बातों से मुकर जाते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी की सोच कुछ अन्य थी। प्रिवी पर्स की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए सरकार ने 1970 में कुछ संविधान संशोधन की कोशिश की, 1970। लेकिन जैसा कि भारतीय संविधान में प्रावधान है कि इस तरह के प्रस्ताव, इस तरह के बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाने चाहिए और राज्यसभा से भी वह उसे पारित होना चाहिए। दुर्भाग्य से राज्यसभा में यह प्रस्ताव गिर गया। राज्यसभा ने इस बिल को अस्वीकार कर दिया। परिणाम क्या होता है कि सरकार के द्वारा किया गया ये प्रयास एक तरीके से डस्टबिन में चला जाता है। लेकिन इंदिरा सरकार यहाँ चुप नहीं बैठती। राज्यसभा में यदि पारित नहीं हो सका तो सरकार एक अन्य रास्ता अपनाती है जिसे हम कहते हैं अध्यादेश। अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, ORDINANC, ऑर्डिनेंस। ये अध्यादेश राष्ट्रपति के माध्यम से निकलता है, जारी होता है भारतीय संविधान की प्रक्रिया के तहत। लेकिन जैसे ये अध्यादेश जारी होता है जिसके तहत प्रिवी पर्स को समाप्त करने संबंधी कानून बनाया गया, सर्वोच्च न्यायालय में इसे चुनौती दे दी जाती है और सर्वोच्च न्यायालय इस अध्यादेश को निरस्त कर देता है। सर्वोच्च न्यायालय इस अध्यादेश को गलत बताते हुए इसे रद्द कर देता है, गैर कानूनी बताता है। ये घटनाक्रम है 1971 के चुनाव के पहले का, जब इंदिरा गांधी की सरकार तो थी लेकिन स्पष्ट बहुमत में नहीं थी। और संभवतः ये भी एक कारण था कि इंदिरा गांधी ने मध्यावधि चुनाव का मन बनाया। 1971 का जब चुनाव होता है तो प्रिवी पर्स को लेकर उन्होंने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। प्रिवी पर्स के विरोध में उन्होंने बारंबार अपनी बात रखी और उसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। इस मुद्दे पर आप सोच सकते हैं जनता का समर्थन मिलेगा या जनता विरोध करेगी। जहाँ तक विश्वासघात की बात है, कुछ लोगों ने जरूर इसे माना कि ये विश्वासघात है, लेकिन सामान्य जनता के लिए ये एक बहुत अहम मुद्दा था, क्योंकि इतना पैसा इन राजाओं के पास मात्र इसलिए जा रहा था कि वो भारत में विलय कर रहे हैं, और दूसरी ओर निर्धन, उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही थी, और ये पैसा जो इनको दिया जा रहा है वह पैसा इन्हीं टैक्स पेयर्स का ही तो पैसा था। तो निष्कर्ष ये कि इंदिरा गांधी द्वारा प्रिवी पर्स का यह मुद्दा जो बनाया गया उसे भारी जन समर्थन मिलता है
1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन किया गया और इस तरह प्रिवी पर्स की समाप्ति की राह में जो भी कानूनी अड़चनें थीं उसे दूर कर दिया गया। संविधान संशोधन के बाद प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया जाता है और इस प्रकार इंदिरा गांधी को जो जन समर्थन मिला था जिन मुद्दों को लेकर, उन मुद्दों में से इस मुद्दे को वह सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में कामयाब होती हैं। 5वें लोकसभा के जो चुनाव थे, इन कारणों के कारण जैसा मैंने कहा बड़े आश्चर्यजनक थे, लेकिन ये स्पष्ट हो चला था चुनावी माहौल को देखते हुए कि इंदिरा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस विजयी होगी।